Hello, good morning to all of you. I am Rashmi, an assistant professor, NS College Meerut. Today I am going to discuss Unit 4 of BA Second Year CSIS University Syllabus, Literary Terms, Drama. BA Second Year यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, जो कि यूनिट 4 है। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है द 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। जो आपकी 3 यूनिटीज हैं, ये किसी भी प्ले में आप देख सकते हैं। तो जो 3 यूनिटीज हैं, इसमें आता है आपका यूनिटी ऑफ टाइम। सबसे पहले है यूनिटी ऑफ टाइम। अब देखते हैं यूनिटी ऑफ टाइम क्या है। यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स अ प्ले शुड बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स और अ डे, or the action of the play should take place in a short internal chronology, ideally no more than 24 hours. It means अगर हम यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो इसका मतलब है कि जो आपका प्ले है, यानी जो भी ड्रामा है, इसका जो प्लॉट है, जो कहानी है, इट शुड बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3 यूनिटीज हैं, ये ग्रीक मास्टर एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक पोएटिक्स में इंट्रोड्यूस की हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इफ एनी प्ले followed these 3 unities, it means that play is a great one। यानी अरस्तु का कहना था कि अगर किसी भी प्ले में ये तीनों यूनिटीज को फॉलो किया गया है, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा लिटरेरी पीस है। तो जो 3 यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये अरस्तु की जो बुक है पोएटिक्स, वहां से लिया गया है, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है यूनिटी ऑफ टाइम। यानी जो पहली जो यूनिटी है वो है यूनिटी ऑफ टाइम। इट मीन्स द प्ले शुड बी कंप्लीट विद इन 24 आवर्स और अ डे, यानी जो प्ले है वो 24 घंटे या तो एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे हमने अभी पिछले जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, जो टॉपिक्स, उसमें एक फ्लैशबैक टेक्निक हमने यूज किया था। उसको फ्लैशबैक टेक्निक को हमने रीड आउट किया है। तो फ्लैशबैक टेक्निक के द्वारा ही जो एक प्ले है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। यानी जब कहानी शुरू होती है तो जो मेन स्टोरी है, जो भी उसकी घटनाएं हैं, वो कुछ फ्लैशबैक में चलती हैं, तो कहानी 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी वहां पे यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया जाता है। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है? इट वॉज सेड दैट इन ड्रामा देयर शुड बी नो चेंज ऑफ प्लेस, एंड इफ द सीन चेंजेस it must not be too great a distance. It means the setting of a play should be on a single place. यूनिटी ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो प्ले है उसकी कहानी किसी एक स्थान से शुरू होके उसी स्थान पर समाप्त होनी चाहिए। Means there should be a single setting of the play। और अगर कहानी का जो स्थान है वो अगर उसमें बदलाव होता है तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे कहानी की जो एक रेगुलरिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है अगर हम उसके प्लेसेस चेंज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई कहानी हम कोई प्ले पढ़ रहे हैं और उसकी कहानी मेरठ से शुरू होती है, तो एंड भी मेरठ में ही होना चाहिए। यानी पूरी कहानी केवल और केवल मेरठ पे ही पूरी हो जानी चाहिए, मेरठ में ही। तो इट मीन्स सेटिंग ऑफ द प्ले, यानी जो स्थान है उस कहानी का जहां से कहानी शुरू हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो जो घटनाएं हैं, जो घटनाओं का जो एक
ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो यूनिटी ऑफ प्लेस, इट मीन्स देयर शुड बी अ सिंगल setting, there should be a single place of the story। इसके साथ नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन। It is the unity of action which makes the plot intelligible, coherent and individual. All the events and incidents should be connected properly. The plot must have a beginning, a middle or an end, or there should be a single plot or story। जो यूनिटी ऑफ एक्शन है इसका मतलब है कि जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें केवल एक ही मेन स्टोरी होनी चाहिए, यानी देयर शुड बी अ सिंगल मेन प्लॉट, उसमें कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने भी इवेंट्स हैं, इंसिडेंट हैं, जितने भी घटनाएं हैं, उनका क्रम टूटना नहीं चाहिए, एक के बाद एक जो वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है एक कहानी में, वही क्रम रेगुलरिटी से चलता हुआ आगे बढ़ना चाहिए। यानी एक बिगिनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए कहानी में। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए आपने एक कहानी मतलब आप कोई प्ले पढ़ रहे हैं, उसमें एक मेन स्टोरी आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मेन स्टोरी के साइड बाय साइड एक और सब प्लॉट यानी एक और छोटी कहानी चल रही है या फिर कोई और भी सब प्लॉट चल रहा है, तो इससे क्या है कि जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि देयर शुड बी अ सिंगल स्टोरी, कि जो भी आप प्ले पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें केवल एक ही मेन कहानी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 3 यूनिटीज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, इट मीन्स कहानी 24 घंटे और 1 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस, कहानी एक स्थान से शुरू होके उसी स्थान पे खत्म हो जानी चाहिए। यूनिटी ऑफ एक्शन, कहानी जो है वो केवल एक ही मेन कहानी होनी चाहिए, मेन प्लॉट एक ही होना चाहिए, उसके साथ कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये है आपकी 3 यूनिटीज। कम टू द नेक्स्ट वन, सेटिंग। अब हम देखते हैं कि सेटिंग क्या है। सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस एन ऑथर चूजेस फॉर लिटरेरी वर्क। जो सेटिंग है वो एक टाइम है, एक प्लेस है, एक स्थान है, जहाँ पे जो लिटरेरी जो वर्क है, जो पीस है, वो शुरू होता है। इट कैन बी रियल टाइम पीरियड और फिक्शनल वर्ल्ड, यानी जो सेटिंग है वो रियल भी हो सकती है और एक इमेजिनरी भी हो सकती है। एन अनफेमिलियर टाइम पीरियड, और किसी ऐसे समय की बात भी हो सकती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है ना। तो सेटिंग क्या है? एक ऐसा समय स्थान जहां से कहानी शुरू होती है, या जिस समय की जो कहानी में बात की गई है वो उस प्ले की, उस नॉवल की, उस बुक की सेटिंग कहलाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो सेटिंग है ये 2 प्रकार की होती है, इंटीग्रल सेटिंग एंड बैकड्रॉप। इंटीग्रल सेटिंग क्या है? इट थ्रोज लाइट ऑन टाइम एंड प्लेस which reflects the period of the book story। यानी जो सेटिंग है इंटीग्रल सेटिंग, इसमें समय और स्थान दोनों की बात की जाती है, जो कि उस कहानी के काल को, उस कहानी के टाइम को दर्शाता है। जैसे द बुक बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंसिडेंट, जैसे मान लीजिए कोई ऐतिहासिक घटना पे जब कोई किताब लिखी जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिया जाता है, कि जैसे 1857 की क्रांति की बात की जाती है कि उस समय ये घटनाएं घटित हुई, ये चीजें हुई हैं, या ये कारण रहे, है ना। या फिर 1947 पार्टीशन बुक, जैसे कुछ पार्टीशन नॉवल हैं। एक खुशवंत सिंह, एक पंजाबी एक नॉवलिस्ट है, एंड ही रोट अ नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, तो जब आप इस नॉवल को पढ़ते हैं तो यू कम टू नो दैट द बुक टॉक अबाउट दिस कंडीशन ऑफ द पार्टीशन टाइम, कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था उस समय क्या हालात थे, उसके बारे में वो बात करता है। तो
उस बुक की जो सेटिंग है वो 1947 के टाइम को दर्शाती है, यानी एक रियल टाइम है, एक कंफर्म्ड टाइम है। तो इट मीन्स जो उस बुक की जो सेटिंग है वो इंटीग्रल सेटिंग में आता है। उसी के साथ नेक्स्ट हमारा है बैकड्रॉप सेटिंग। बैकड्रॉप सेटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज विजुअली इमेजिनेटिव एंड नॉन स्पेसिफिक। बैकड्रॉप सेटिंग जो है वो ज्यादातर इमेजिनेटिव होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। इट डजंट डेनोट एनी स्पेसिफिक टाइम, यानी जब आप इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम को वो नहीं दर्शाते हैं, यानी कोई कंफर्म्ड टाइम नहीं होता है कि उस समय की बात की जा रही है या ये घटना घटित हुई है उस समय की बात हो रही है, नहीं। ये इमेजिनेटिव होती है, जो कि राइटर अपनी इमेजिनेशन से किसी भी टाइम को या किसी भी स्थान को दिखाता है। जैसे शेक्सपियर का हैमलेट एक वर्क है, प्ले है, जिसमें डेनमार्क में इसकी सेटिंग रखी गई है कि डेनमार्क में किंग थे सीनियर हैमलेट, उनका मर्डर हो जाता है और उसके बाद कहानी शुरू होती है। तो डेनमार्क की कहानी है, लेकिन ये क्या है, इमेजिनेटिव है, ठीक है। इस तरह की कोई रियल घटना नहीं थी, तो ये क्या है, ये एक केवल इमेजिनेटिव है जो कि राइटर ने इमेजिनेशन के बेस पे लिखा है। तो ये होता है आपका सेटिंग, इंटीग्रल सेटिंग एंड बैकड्रॉप सेटिंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है स्पूनरिज्म। It is a verbal error in which a speaker accidentally transposes the verbal sounds or letters of two or more words, often to humorous effect, as in the sentence. जो स्पूनरिज्म है ये एक वर्बल एरर है। वर्बल एरर यानी शब्दों का एक गलत प्रयोग है जिसमें स्पीकर जो है वो एक्सीडेंटली यानी बाय मिस्टेकनली ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देता है साउंड्स को, लेटर्स को टू और मोर वर्ड्स के। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द है पॉपकॉर्न। आप पॉपकॉर्न ने क्या किया, अगर आप कहते हैं कॉर्न, है ना, फनी लगता है ना बहुत ज्यादा कि पॉपकॉर्न ये शब्द है, जो सही शब्द है वो है पॉपकॉर्न, लेकिन कोई इसको आपको कहे कॉर्न। या फिर फनी बॉर्न, फनी बॉर्न एक वर्ड है, इसको अगर हम करें बनी फोन, फनी बॉर्न को हम उल्टा कर दें बनी फोन, तो ये क्या है, ये वर्बल एरर हैं जो स्पूनरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड बाय अ ड्रामेटिस्ट जस्ट टू क्रिएट अ ह्यूमरस इफेक्ट इन एनी वर्क, यानी लाफ्टर क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस को हंसाने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है, यानी स्पूनरिज्म का यूज किया जाता है। जैसे शेक्सपियर ने इसको यूज किया है अपने प्ले टेम्पेस्ट में। एक कैरेक्टर है कैलिबन, यानी कैरेक्टर का नाम है कैलिबन। ये कैलिबन जो है एक स्पूनरिज्म का एग्जांपल है फॉर द वर्ड कैनिबल, यानी जो रियल वर्ड है, जो सही शब्द है वो है कैनिबल। कैनिबल यानी जो कैनिबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को खाते हैं ना, मानव को खाने वाले व्यक्ति को कैनिबल कहते हैं। तो कैनिबल का इसने कर दिया वर्ड कैलिबन, है ना, कुछ जो लेटर है वो चेंज कर दिए। तो ये एक एग्जांपल है स्पूनरिज्म का। तो स्पूनरिज्म क्या है कि जब आप कुछ शब्दों को, कुछ लेटर्स को चेंज कर देते हैं जस्ट टू क्रिएट लाफ्टर और जस्ट टू क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट, है ना, हंसी क्रिएट करने के लिए, एक एंटरटेनमेंट के लिए जब आप ऐसे कुछ शब्दों को चेंज कर देते हैं तो वहां पे हम स्पूनरिज्म को देखते हैं। तो ये स्पूनरिज्म जो है वो एक एज अ लिटरेरी डिवाइस इसको यूज किया गया है, और स्पूनरिज्म का मतलब होता है शब्दों का गलत प्रयोग करना। नेक्स्ट हमारा टर्म है स्टेज। स्टेज आई थिंक आप सबको पता होगा, स्टेज जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस होती हैं, है ना। आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में परफॉर्मेंस होते हैं, तो जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उस स्थान को हम स्टेज कहते हैं। स्टेज इज अ डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेस, यानी एक
व्यवस्थित स्थान होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस दी जाती है। एंड स्टेज डायरेक्शन आर द सजेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द राइटर इन द स्क्रिप्ट। इसी के साथ स्टेज पे कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं राइटर्स के थ्रू, लाइक हाउ टू एंटर एंड एग्जिट, कि कहाँ से आपको एंटर करना है, परफॉर्मेंस के बाद एग्जिट कहाँ से लेना है, हाउ टू वॉक एंड स्टैंड, वॉक कैसे करके आना है उस पे स्टेज पे, कहाँ आपका स्थान है खड़े होने का, डायलॉग कहाँ से डिलीवर करना है, वेयर टू टेक पोजीशन एंड व्हेन टू मूव टू द स्टेज। ठीक है, तो ये सारी क्या है, स्टेज डायरेक्शन में आता है। बैकग्राउंड साउंड एंड लाइटिंग इफेक्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। बैकग्राउंड में कुछ जो म्यूजिक प्ले चलता रहता है, म्यूजिक जो प्ले होता है वो भी, और लाइटिंग इफेक्ट भी इसका एक पार्ट है। तो स्टेज क्या है, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, और स्टेज डायरेक्शन यानी कुछ जो दिशा निर्देश जो राइटर या फिर डायरेक्टर देते हैं कि आपको कैसे एंटर करना है, एग्जिट कहाँ से लेना है, कहाँ खड़े होना है, आपकी पोजीशन क्या रहेगी, और बैकग्राउंड साउंड और लाइटिंग इफेक्ट, ये सब इसी के पार्ट है स्टेज के। बेसिकली जो स्टेज है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी नाटक में, क्योंकि देखिए नाटक बिना स्टेज के पॉसिबल नहीं है। स्टेज डायरेक्शन और स्टेज के बिना नाटक हो ही नहीं सकते हैं। तो स्टेज का अपना एक महत्व है। स्टेज गिव्स मैनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस एंड हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ द डायलॉग्स ऑफ अ प्ले। जो स्टेज है ये काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है ऑडियंस को, और डायलॉग डिलीवरी में भी हेल्प करता है। एंड इफ द प्ले इज पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म दे आर टू बी रीड इन द टेक्स्ट। यही जो स्टेज डायरेक्शन है, अगर वो प्ले बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ है तो वो लिखे हुए रहते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो सब लिखे होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा असाइड, है ना, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, लेफ्ट, असाइड, राइट, इस तरह के, यानी ये जो निर्देश है, जो डायरेक्शन है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ आप देख सकते हैं स्टेज का एक पिक्चर मैंने इसमें लगाया है। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि इसमें ये एक स्थान है जहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं। इसी के साइड में ऊपर ये बैल्कनी है जहाँ पे ऑडियंसेस बैठ के परफॉर्मेंस देखते हैं, और सामने जो क्राउड बैठा हुआ है ये वो लोग होते थे जो टिकट्स के लिए कम पे कर पाते थे। तो ये जो स्टेज मैंने इसमें एक पिक्चर जो इमेज यहाँ आप देख सकते हैं, ये एलिजाबेथियन टाइम पे जो स्टेज होता था उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि एलिजाबेथियन यानी शेक्सपियर के टाइम पे जो स्टेज है वो इस तरह के होते थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें कि सामने जो स्थान है वो ऑक्यूपाइड है प्लेयर्स के लिए, जो कि कैरेक्टर्स वहां पे परफॉर्मेंस देती है। सामने जो ऑडियंस बैठे हुए हैं वो लोग हैं जो कि टिकट्स के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो नीचे ग्राउंड पे बैठ जाते थे। जो अच्छा पे करते थे वो साइड में ऊपर बैल्कनी में बैठ के परफॉर्मेंस देखते थे। तो ये एक स्टेज है जो विलियम शेक्सपियर के टाइम पे यूज किया जाता था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे टर्म्स अब क्लियर हो गए हैं, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तो आप सब लोग एंजॉय करिए। यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 हम तीनों यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप न्यू इंग्लिश एस्पिरेंट्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो अच्छे से रीड आउट करिए और इसके नोट्स वगैरह भी बनाइए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं तो ये आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक यू।